जैसे ही इराक में जेलीफिश जैसे दिखने वाले यूएफओ की वीडियो लीक हुई, वैसे ही अवाम की दिलचस्पी बढ़ गई। लेकिन यूएस गवर्नमेंट का इस पर रिएक्शन कुछ और ही था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उठने वाले सवालों के जवाब दिए। लीक होने वाली फुटेज की ऑथेंटिसिटी पर कोई कमेंट नहीं किया गया। वीडियो सामने आने के कुछ ही दिन बाद हाउस ओवरसाइट कमेटी ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ एक बंद दरवाजों में मीटिंग की। पूछा कि इसका क्या असर हो सकता है यूएस की नेशनल सिक्योरिटी पर। जॉर्ज कहता है कि हमने वीडियो इसलिए लीक नहीं की थी कि कोई खतरा खड़ा हो जाए, बल्कि इसलिए की थी कि कुछ सवालों के जवाब मिल सके। लेकिन लीक की जाने वाली वीडियो उस वीडियो से ज्यादा है जो कि शो की गई थी। जॉर्ज को किसी ने कांटेक्ट किया। ये वो बंदा था जिसने वीडियो लीक की। जॉर्ज ने इससे पूछा कि ये जो वीडियो तुमने भेजी थी वो मुकम्मल वीडियो नहीं थी, इससे ज्यादा भी कुछ ऐसा है जो तुम हमें नहीं बता रहे। इसने कहा कि हाँ, वो वीडियो मुकम्मल नहीं थी। असली वीडियो बहुत लंबी है, तकरीबन 20 मिनट तक वो यूएफओ बेस के सबसे सेंसिटिव पार्ट्स के ऊपर उड़ती रही, फिर अचानक रुक गई और लेक में सीधा गिर गई, बिल्कुल स्टिफ। कोई थर्मल सिग्नेचर चेंज नहीं हुआ, बस सीधा अंदर चली गई। पानी में स्प्लैश भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सिस्टम में सब कुछ डिटेल में नजर आ जाता है। स्प्लैश भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। 17 मिनट के बाद वो ऑब्जेक्ट पानी से ऊपर उठा, कुछ देर तक रुका और फिर बहुत तेजी से शूट ऑफ कर गया। जॉर्ज ने इससे पूछा कि तुम कह रहे हो कि जिस वीडियो का तुमने जिक्र किया है वो 100% एग्जिस्ट करती है और दूसरे लोग भी क्या इसके गवाह हैं? इसने कहा कि हाँ। तो फिर उस वीडियो का क्या हुआ जो पब्लिक नहीं की गई थी? इसने बताया कि वो फुटेज अथॉरिटी के लोगों ने हमसे छीन ली थी। वो असलहे के साथ आए थे और वो ले गए। जिन लोगों ने असली लंबी वीडियो देखी है उनकी तादाद बहुत कम है। ये यूएफओ हवा और पानी दोनों में फंक्शन करता था। यूएफओ को पानी से इतना लगाव क्यों है? शायद वो काम जो वो बाहर कर सकते हैं वही काम वो पानी के अंदर हमसे छुप के कर सकते हैं। दुनिया भर में हजारों केसेस हैं जहां पानी के अंदर यूएफओ जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं और ये हमारे फिजिक्स लॉ को आराम से तोड़ते हुए नजर आते हैं, ऐसे जैसे इन पर वो लॉज अप्लाई ही नहीं होते। पिछले कुछ सालों में हमारे पास बहुत सीरियस सबूत आए हैं, इंक्लूडिंग द टिक टैक केस। ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, कोई भी इसको जाके देख सकता है। ये इंसिडेंट 2004 का है। डेव फेवर जो कि ब्लैक एसिस का कमांडर है और पूरी मिलिट्री का बेस्ट पायलट है, उसने ये टिक टैक शेप्ड यूएफओ देखी। ये यूएफओ वो एक्शंस परफॉर्म कर सकती थी जो कि उसके पास जो F-15 मौजूद था वो भी नहीं कर सकता था। डेव फेवर कहता है कि यूएफओ को पता था कि वो एग्जैक्ट क्या कर रहा है, उसको पता था कि हम उसको देख रहे हैं। उसकी स्पीड बहुत इनक्रेडिबल थी। 0 की स्पीड से उसने वो स्पीड मैच की जिस पर हम F-15 उड़ा रहे थे, और ये स्पीड उसने चुटकी में मैच की। और ये पानी के नीचे किसी चीज के साथ डॉक कर रही थी, कुछ बहुत बड़ा। वो लोग कुछ हफ्तों तक इन चीजों को स्पेस से नीचे आते और पानी में जाते देखते रहे। ड्राइवर से पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपने अपने इनकाउंटर के दौरान पानी के नीचे एक और कोई ऑब्जेक्ट देखा था? इसने कहा कि हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा, लेकिन वहाँ कुछ था जो व्हाइट वाटर बनने की वजह बना। जब हम वापस घूमे तो वो चीज गायब थी, तो जाहिर है वहाँ कुछ था जो मूव कर गया था। पूरी दुनिया में ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहाँ पर यूएसओ देखे गए हैं। एक होते हैं यूएफओस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक है यूएसओ अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जो कि पानी के अंदर मिलते हैं। एक हॉटस्पॉट है गल्फ कोस्ट ऑफ मैक्सिको। जॉर्ज कहता है कि मेक्सिको के एक फेमस यूफोलॉजिस्ट हुआन कार्लोस से कुछ साल पहले ये मिला था। हुआन ने इसको बताया कि टेम्पिको के इलाके में यूएफओस की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। इस एरिया की यूएफओस और यूएसओस के साथ बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ इतने ज्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं कि यहाँ के लोगों का ये पक्का यकीन है यहाँ एलियंस की कोई परमानेंट बेस है। जॉर्ज ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मेक्सिको जाना चाहिए। जॉर्ज पता करना चाहता था कि पानी का क्या ताल्लुक है यूएफओस के साथ, शायद मेक्सिको से ही कुछ पता चल जाए। लेकिन इससे पहले जॉर्ज को रोरी नाम के बंदे की तरफ से बहुत सारी ईमेल्स मिली थी। वो एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट है। उसके पास सदर्न कैलिफोर्निया के कोस्टल एनोमलीज के बारे में मालूमात है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें पता है कि सदर्न कैलिफोर्निया के कोस्ट के पास यूएफओ और यूएसओ एक्टिविटी का एक सिलसिला चलता आ रहा है। ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनमें से बहुत से यूएस नेवी ने खुद रिपोर्ट की हैं। 2 घंटों तक यूएसएस ओमाहा के क्रू ने कई सेंसर सिस्टम पर अननोन ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए जो कि सैन डिएगो के वेस्ट में समुद्र के पानियों में शिप के इर्द गिर्द मौजूद थे। जॉर्ज कहता है कि मुझे याद है कि जब मैंने यूएफओ पर काम करना शुरू किया था तो एक बहुत फेमस वीडियो थी एक ऐसे यूएफओ की जिसकी शेप सिगार जैसी थी। ये यूएफओ कैटेलिना आइलैंड के ऊपर से उड़ के गया था
और किसी को नहीं पता था कि ये क्या चीज थी। ये बेहतरीन वक्त था कि रॉरी से मदद ली जाए और उसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए। रॉरी क्रैमर ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम किया हुआ है और लगता है कि उसने अपनी जॉब पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो उसने रिटायरमेंट के करीब आने तक शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं किया। यूएसओ के बारे में असल सच समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नजर आने वाले मोमेंट्स बहुत छोटे और तेजी से गुजर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो पानी में जाते हैं, पानी से बाहर आते हैं और फिर एकदम गायब हो जाते हैं। इस चीज को कैसे डॉक्यूमेंट करें? असल में इस बात का पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है, पानी के अंदर जाओ और देखो कि वहाँ कुछ है भी या नहीं। जॉर्ज ने रोरी से पूछा कि तुम्हें यूएसओज में इंटरेस्ट कैसे हुआ? रोरी ने कहा कि शायद 10 साल पहले मैं हवाई से यूनाइटेड स्टेट्स मेनलैंड की तरफ सेल कर रहा था। तकरीबन 1600 माइल्स हवाई के कोस्ट से दूर एक खूबसूरत और साफ रात थी। अचानक बोट के नीचे का पानी रोशन होना शुरू हो गया। मेरा मतलब है जैसे दिन की रोशनी हो। ये रात के बीच में हो रहा था और ऐसा होना मुमकिन नहीं था। ये चीज और ज्यादा रोशन होती गई और फिर अचानक एक ऑर्ब पानी से बाहर उठा और वहीं रुक गया, बस 3 से 4 सेकंड्स के लिए। फिर पानी के एटमॉस्फेयर से हवा के एटमॉस्फेयर में शिफ्ट हुआ, बैलेंस किया और फिर एकदम किसी और डायरेक्शन में चला गया। मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने थोड़े रिसर्च किए और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कुछ रिकॉर्ड देखे जो अवेलेबल थे। जैसा कि आप जानते हैं, सदर्न कैलिफोर्निया के नीचे और ऊपर जो हो रहा है उस पर काफी ध्यान दिया गया है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। जॉर्ज ने पूछा, आप समुद्र को अच्छी तरह जानते हैं, क्या ये अजीब लगता है कि कहा जाए कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई बेस, हैबिटेट या सिविलाइजेशन? रोरी ने कहा कि मुझे लगता है कि बिल्कुल मुमकिन है और मुझे लगता है कि इन्हें ढूंढने का तरीका भी है। जॉर्ज ने कहा कि मैं टेम्पिको जा रहा हूँ क्योंकि हमें वहाँ के बारे में काफी अरसे से कहानियां सुनने को मिल रही हैं, चीजों के पानी से अंदर बाहर आने जाने की। लोग सोचते हैं कि वहाँ एक एलियन बेस है जो उन्हें तूफानों से बचाता है। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि नीचे है कौन और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इस मुलाकात के बाद रोरी चैनल आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा और जॉर्ज ने टेम्पिको मेक्सिको का सफर शुरू किया। मिरामर बीच के इर्द गिर्द के एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान है, क्योंकि ये अंडर वाटर एक्टिविटी के लिए एक मेजर हॉटस्पॉट माना जाता है और ये क्राफ्ट पानी के नीचे क्या कर रही है ये समझना है। ब्राजील से अलग, जहाँ पानी से आने वाली क्राफ्ट्स लोगों पर हमला करती हुई नजर आती थी, टेम्पिको मेक्सिको के लोग ये मानते हैं कि यूएफओस और यूएसओस उनकी हिफाजत करते हैं। एक विटनेस ने कहा कि बहुत से लोगों ने एक ही चीज देखी है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर और बाहर आ जा रहा है। और इस विटनेस ने कहा कि मैंने पहली साइटिंग 2017 में की थी। मैंने देखा कि लेफ्ट से राइट तक एक फ्लीट सी थी 7 यूएफओस की। ये स्फेरिकल यूएफओस थे जो इलेक्ट्रिकल ब्लू लाइट में चमक रहे थे। ये अपने आप एक डेल्टा फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये स्पेसक्राफ्ट इंसानी है, मिलिट्री का है या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन जब मैंने ये स्फीयर्स अपने ऊपर से गुजरते देखे तो इनकी कोई आवाज नहीं थी। जॉर्ज ने हुआन से पूछा कि टेम्पिको में ऐसा क्या है जो यूएफओस और एलियंस को अट्रैक्ट करता है। हुआन ने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पानी मिनरल से बहुत रिच है। एलियंस ये पानी अपने सिस्टम के लिए लेके जाते हैं, जो हम समझते हैं कि मदरशिप के लिए यूज होती है, लेकिन ये अंडरग्राउंड बेस के फंक्शन के लिए भी यूज होता है, जो बीच के सामने है। लुइस कबरेरा, जो कि एक कमर्शियल इंजीनियर है और इसी इलाके का है, कहता है कि मैंने एक सब्सटेंस जिसको ऑर्मस कहते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। लोग कहते हैं कि ये सब्सटेंस जो समुद्र से आता है शिप्स के लिए एक प्रोपेलेंट के तौर पर काम करता है। जब भी हम ऐसे दावे सुनते हैं तो हमेशा स्केप्टिकल ही रहते हैं। कंफर्मेशन बायस एक बहुत सीरियस इशू है, सिर्फ यूएफओस के साथ नहीं बल्कि हर चीज के साथ। लोग अक्सर ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जो कि असल में वहाँ पर होते ही नहीं है। हुआन से जॉर्ज ने पूछा कि हमने सुना है कि टेम्पिको पर कोई हुरिकेन नहीं आता, क्या इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई डाटा है? हुआन ने कहा कि 1967 में न्यूज़पेपर सोल दे टेम्पिको ने छापा था कि एक यूएफओस का फ्लीट नजर आया और तब से 1967 के बाद से किसी हुरिकेन ने टेम्पिको को इम्पैक्ट नहीं किया। हुआन से पूछा कि क्या आपको लगता है कि एलियंस किसी खास जगह पर रहते हैं? इसने कहा कि हाँ, इस एरिया में काफी सारी साइटिंग्स हुई हैं, ज्यादातर फिशरमैन ने देखी हैं, मछेरों ने। हमारी रिसर्च के मुताबिक गल्फ ऑफ मेक्सिको के हिस्से में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेस है। थ्योरी ये है कि ओशन में एक एलियन बेस मौजूद है और ये बेस ही पिछले 50 से ज्यादा सालों में टेम्पिको को हुरिकेन से बचा रही है। ये रिकॉर्डिंग
जो आप देख रहे हैं कि उदाद मेद्रो के रिफाइनरी के ऊपर से ली गई है। जो हम वीडियो में देखते हैं, अगर हम ज्यादा गौर करें तो एरिया में छोटी स्फीयर्स ऑफ लाइट्स नजर आ रही हैं। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रेजेंस की अच्छी तादाद है। कुछ इंजीनियर्स ने हमें ये भी बताया कि वो हमेशा इन लाइट्स को तब देखते हैं जब फ्रांसिस्को आई मदेरो रिफाइनरी में कोई प्लांट शुरू होता है। ये एक वाइल्ड क्लेम है कि यहाँ एक एलियन बेस मौजूद है। ये सिर्फ मिस्ट्री साइटिंग्स की इतनी ज्यादा तादाद का जवाब नहीं देता, बल्कि ये भी समझाता है कि टेम्पिको के एरिया में हरिकेन्स क्यों नहीं आते। ये ना हो कि हम बहुत ही ज्यादा बायस्ड हो जाएं और इसी पर यकीन कर लें कि यहाँ पे एलियंस ही मौजूद हैं। जॉर्ज ने और भी पॉसिबिलिटीज को माइंड में रखा और एक लोकल मीटियोरोलॉजिस्ट अमेलिया अवालोस से राब्ता किया। इससे पूछा हम इस इलाके के अजीब वेदर के बारे में सीखने आए हैं। ये तकरीबन एक फोकलोर बन गया है कि इस एरिया में कभी हरिकेन्स नहीं आते और एलियंस टेम्पिको को सेफ रखते हैं। क्या ये सच है? जिसमें अमेलिया ने कहा यहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं जो कि करंट्स को ब्लॉक करके रखते हैं, उन्हें दूर रखते हैं। कोई करंट्स हैं जो कि उन्हें पुश कर देती हैं। ये गल्फ का गर्म पानी अंदर नहीं आने देती, वो करंट्स उसी गर्म पानी को बाहर की तरफ फोर्स करती हैं। ये एक नेचुरल बैरियर है जो हरिकेन्स को होने से रोकता है। ये सब साइंस से आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जॉर्ज ने पूछा कि कोई आइडियाज हैं कि ये यहाँ इतनी यूएफओ साइटिंग्स क्यों होती हैं। अमेलिया ने कहा कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में काफी मिस्ट्रीज हैं क्योंकि ये एनर्जी से भरा हुआ है। ये पानी में मिनरल्स हैं, करंट इसे अंदर लेता है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक एरिया एनर्जेटिक है, हालांकि ये मैग्नेटिक एनर्जी है। ये इंटरेस्टिंग है कि अमेलिया ने मैग्नेट्स का जिक्र किया है। अगर हम यूएफओ और यूएसओ एक्टिविटी की हिस्ट्री देखें तो मैग्नेटिक एनोमलीज का अक्सर इनसे ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पर बर्मुदा ट्रायंगल, जहाँ कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं और शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे 1971 में यूएसएस जॉन एफ कैनेडी के ऊपर यूएफओ की एक वेल डॉक्यूमेंटेड साइटिंग हुई थी। क्रू मेंबर्स ने एक बड़ा ग्लोइंग स्फीयर देखा जो कि 2000 फीट का था और उसकी कोई वाज़ेह एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई। हमें पानी पर निकलना होगा, देखना होगा कि हम ऐसी जगह को ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमें मैग्नेटिक एनोमलीज डिटेक्ट कर सकें और वो हमें मिल सकें। कैसे ये यूएफओ और यूएसओ एक्टिविटी से कनेक्टेड हो सकती हैं। दूसरी तरफ रॉरी जॉर्ज से मुलाकात के बाद उसने पिछले हफ्ते का गियर सोर्स करते हुए गुजार दिया और अपने क्रू को तैयार किया। उसको जो कुछ भी जरूरी था चैनल आइलैंड्स जाके उस इलाके की तहकीकात करने के लिए वो उसने तैयार किया। वो खास तौर पर स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स और या कोई भी ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो कि इंसान ने नहीं बनाई हुई और जो फितरत के जरिए से तो बिल्कुल भी नहीं बनी। यहाँ जाना आसान नहीं था, बहुत सारे खतरे थे, बहुत सारे इक्विपमेंट के चैलेंजेस थे, बहुत सी जियोग्राफिकल चैलेंजेस थे और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी थे। ये वो जगह है जहाँ लोगों ने पहले कभी डाइव नहीं किया। रोरी यहाँ कोई एनोमली ढूंढेगा। एनोमली कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आम या एक्सपेक्टेड से अलग हो, जो नॉर्मल या यूजुअल पैटर्न से हटके हो। और दूसरी तरफ मेक्सिको में जॉर्ज ने टेम्पिको के करीब पानियों में मैग्नेटिक एलियन बेस के दावों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने एक फिशरमैन से राब्ता किया जो दावा करता है कि जो यूएसओ उसने देखा था उसने उसकी बोट को पानी के नीचे खींच लिया था। जॉर्ज अपने साथ एक मैग्नेटोमीटर लेके आया जिसको अगर पानी में फेंका जाए और आसपास अगर कोई मैग्नेट हो तो ये उसका इशारा करती है, उसकी रीडिंग देती है। जॉर्ज उस मशहरे के साथ उस एग्जैक्ट जगह पर गया जहां उसने यूएसओ इनकाउंटर किया था और उस तरफ रॉरी चैनल आइलैंड्स पर था। चैनल आइलैंड्स असल में एक माउंटेन रेंज है जो पिछले 15,000 सालों में बन गई है। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता गया माउंटेन्स वहां ही रही और हम सिर्फ उनके टिप्स देख पा रहे हैं। रॉरी ने मछली पानी में डाली और देखा कि ये सोनार के जरिए वो क्या दरियाफ्त कर सकता है। उसके साथ लाई गई एक अहम टूल, वो साइड स्कैन सोनार है। अंडर वाटर कॉस्टिक वाइब्रेशन भेजता है और जो पिकअप होती हैं और कंप्यूटर तक पहुंचती हैं। और दूसरी तरफ मेक्सिको में मछेरे जॉर्ज को एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर ले गए जहां पे उनका इनकाउंटर हुआ था। उसने बताया कि रात के जिस हिस्से में वो था अभी चांद नजर नहीं आ रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हम अपना सामान जमा कर रहे थे और खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमने देखा एक रोशनी जो हमारे बोट के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो एक बड़ी रोशनी थी और पीछे से वो हमें खींच रही थी। फिर मेरे भाई ने कहा कि एंकर काट दो, तो मैंने एक छुरी उठाई और रस्सी काट दी और फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर हमने सबको बताया जो हमने देखा और जो हमारे साथ हुआ। कुछ लोगों ने हम पर यकीन किया और कुछ ने नहीं किया, लेकिन बहुत से फिशरमैन ऐसे हैं जो ये सब कुछ देखते हैं लेकिन बात इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग उन पर यकीन नहीं करते।
ये सबमरीन नहीं थी क्योंकि सबमरीन लंबी होती है, एक सॉसेज की तरह होती है, लेकिन जो हमने देखा वो ऐसा नहीं था, वो गोल थी हर तरफ से। दूसरी तरफ चैनल आइलैंड्स के पानी पर घूमते हुए रोरी को सोनार मॉनिटर पर कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया। इसका मतलब कि पानी के अंदर कुछ है। इसने पानी में जंप किया कि खुद जाके देखे। इसको कुछ अजीब और अलग पत्थरों की फॉर्मेशंस मिली। वहाँ एक रायोलाइट वेन है जो वहीं से निकलती है। ये सरफेस के पत्थरों से बिल्कुल अलग थी। ये लाल रंग का है और इसके एंगल्स भी थोड़े अजीब हैं। जो चीज इसको यहाँ दिखी काफी राउंड है, लेकिन जो पत्थर नीचे दिख रहे थे ऐसा लगता था जैसे उसे काटा या ब्लास्ट किया गया हो। उनकी लाइंस बिल्कुल सीधी थी और एंगल्स बहुत अच्छे से बने हुए थे। ये फॉर्मेशन अब तक की सबसे अजीब चीज थी। अगर वाकई पानी के नीचे कोई इंटेलिजेंट सोर्स है तो वो आसानी से डिटेक्ट होने से बच सकता है। आरओवी का मतलब है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये एक रोबोट होता है जो कि पानी के नीचे चलाया जाता है और इसे किसी ऑपरेटर के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। ये अक्सर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होता है जहाँ पे लोग खुद नहीं जा सकते, जैसे गहरे समुद्र या खतरनाक इलाके में। आरओवी कैमरास, लाइट, सेंसर्स और टूल्स से इक्विप्ड होता है जो अंडर वाटर फॉर्मेशन को देखने, मैप करने या आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए मदद करता है। रोरी ने डिसाइड किया कि खुद नीचे जाने की बजाय अब वो आरओवी भेजा जाए। दूसरी तरफ मेक्सिको के पानियों में जॉर्ज उस जगह पर घूम रहा था जहाँ मछेरे की बोट को यूएसओ ने अपनी तरफ पानी के अंदर खींचा था। जॉर्ज ने उसी जगह एग्जैक्ट मैग्नेटोमीटर को फेंका पानी के अंदर कि अगर यहाँ पे कुछ अनयूजुअल है तो उसकी रीडिंग मिल जाए। मैग्नेटोमीटर के नीचे फेंकते ही इसको रीडिंग मिलना शुरू हो गई, मतलब कि नीचे कुछ था। अब इन रीडिंग्स को स्टडी करना था कि वहाँ पे कोई यूएफओ है, यूएसओ है या फिर कोई सबमरीन है, कोई शिप है जो नीचे पड़ी हुई है। ये रीडिंग्स अब एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट और ओशियनोग्राफिस्ट एनालाइज कर सकेंगे। ये डाटा इसने फ्रैंक किम्बलर को भेजा जो कि न्यू मैक्सिको मिलिट्री इंस्टीट्यूट में जियोलॉजिस्ट है। जब इससे राब्ता किया तो इसने कहा कि जब मैग्नेटोमीटर की रीडिंग्स को इसने ग्राफिकल फॉर्मेट में देखा तो उसको नेगेटिव रीडिंग्स थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि ये आमतौर पर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती हैं जो कि स्टेशनरी होती हैं, जो हरकत नहीं कर रही होती। ये काफी बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स मैग्नेटोमीटर के लिए अनकॉमन है। ये रीडिंग्स किसी मैग्नेटिक सैंड के बड़े पॉकेट्स, किसी डूबी हुई शिप या किसी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकती हैं, जो कि अनयूजुअल है और अटेंशन वर्दी है। अगला सवाल ये है कि ये टेम्पिको में क्यों है? बहुत सारे साइंटिस्ट पानी, खास तौर पर सी वाटर से हाइड्रोजन निकालकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और प्रोपल्शन सिस्टम के लिए फ्यूल बनाने पर काम कर रहे हैं। शायद ये जो चीज टेम्पिको के पानी में है वो एलियंस की यहाँ फोकस करने की वजह हो। हम इसके बारे में अभी कुछ यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन जो बात हम समझ नहीं पा रहे वो ये है कि क्या वो किसी और जगह से आके पानी में घुस रहे हैं या फिर वो हमेशा से ही यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ चैनल आइलैंड्स में रोरी की इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी थी। उसने आरओवी को पानी में फेंका और अब रीडिंग्स का वेट करने लगा। आरओवी 72 फीट की गहराई में गई और ओशन के बॉटम को हिट कर लिया। रोरी ने आरओवी को आगे पीछे मूव करना शुरू किया, कुछ देखने की कोशिश की। अभी कुछ मिनट्स ही गुजरे होंगे कि रोरी और उसकी टीम को पानी के ऊपर आसमान में एक रोशनी दिखाई दी। रात के वक्त अंधेरे में आसमान के ऊपर ब्राइट लाइट एकदम से नमूदार हुई। जैसे ही इन्होंने पानी के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पानी के ऊपर यूएफओ दिखा। क्या इन लोगों ने एलियंस को ट्रिगर कर दिया या अब एलियंस इनको यहाँ से भगाने आए हैं? वो ब्राइट लाइट क्या थी? क्या वो यूएफओ था? क्या वो एलियंस थे? इसका जवाब अगले एपिसोड में मिल सकेगा। क्या तुम्हें ये सीरीज अच्छी लग रही है? तुम इसको एंजॉय कर रहे हो? मुझे नीचे बताओ। और क्या कभी तुमने कुछ ऐसा अनयूजुअल देखा है जिसकी वीडियो तुम्हारे पास मौजूद हो? अगर हो तो मुझे ईमेल करो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ।